काला जादू या ब्लैक मैजिक हर मजहब और हर कल्चर में होता है, पर जब बात डार्क इस्लामिक ऑकल्ट की आती है तो उसमें एक ऐसी विद्या होती है जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। इस विद्या को सिफली इल्म कहते हैं। ये काला जादू का सबसे घिनौना और सबसे भयंकर रूप है, जिसमें शैतानी जिन्नात को बुलाया जाता है। जिन आग से बने होते हैं और उनमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, पर सिफली इल्म में जिस जिन को बुलाया जाता है उसे खबीस कहते हैं। खबीस वो जिन होते हैं जो गंदगी में रहते हैं, जो कच्चा मांस और खून पीते हैं और जिनकी सबसे पसंदीदा चीज होती है किसी मासूम औरत के पेट में पल रहा अनबॉर्न बच्चा। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने लालच और जलन में आके सिफली इल्म का सहारा लिया। उसने खबीस जिन को आजाद कर दिया, बिना ये जाने कि जो चीज खून पीकर जगती है वो बिना खून पिए वापस नहीं जाती। ये खौफनाक घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक पुराने इलाके की है, जहां गलियां इतनी पतली हैं कि दिन में भी धूप ठीक से जमीन पर नहीं गिरती। वहां एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान था, जिसमें दो भाई अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। बड़े भाई का नाम था सलीम और छोटे का नाम था रफीक। सलीम की कपड़े की एक बड़ी दुकान थी। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी बीवी यास्मीन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और पूरे घर में खुशी का माहौल था। पर दूसरी तरफ रफीक के दिल में आग जल रही थी। रफीक का कोई भी काम ठीक से नहीं चल रहा था। उसने 3 बिजनेस शुरू किए और तीनों डूब गए। उसे लगता था कि सलीम उसकी मदद नहीं करता और सारा पैसा खुद खा जाता है। रफीक की जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही सगे भाई को बर्बाद करने की सोच ली। रफीक ने अपने एक दोस्त से बात की जो इन अंधेरे कामों के बारे में जानता था। उस दोस्त ने रफीक को एक ऐसे आदमी का पता दिया जो शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के पास रहता था। उस आदमी का नाम था हाशिम बाबा। हाशिम कोई आम तांत्रिक या मौलवी नहीं था, वो सिफली इल्म का माहिर था। वो ऐसी आयतों को उल्टा पढ़ता था जिन्हें पढ़ना भी गुनाह माना जाता है, और वो कब्रों की मिट्टी और मुर्दों के कपड़ों से अपना जादू करता था। रफीक एक अमावस्या की रात को हाशिम बाबा के पास पहुंचा। उस वक्त हाशिम एक कब्र के पास बैठा था और उसके सामने एक कच्चे मांस का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर बहुत सारी काली मक्खियां भिनभिना रही थीं। रफीक ने हाशिम को पैसे दिए और कहा कि मुझे अपने भाई को पूरी तरह बर्बाद करना है। हाशिम ने उस कच्चे मांस को अपने गंदे हाथों से उठाया और एक ऐसी अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा जो रफीक को समझ नहीं आई। अचानक वहां की हवा इतनी ठंडी हो गई कि रफीक के दांत बजने लगे। हाशिम ने उस मांस के टुकड़े पर एक काला धागा बांधा और उस पर किसी जानवर का खून डाल दिया। हाशिम ने एक ऐसी मुस्कान के साथ रफीक को देखा जिसमें उसके सड़े हुए दांत दिख रहे थे। उसने कहा कि तेरा काम हो जाएगा। मैंने एक खबीस को इस मांस के टुकड़े में बांध दिया है। इस धागे को अपने भाई के घर में कहीं छुपा दे, पर याद रखना कि खबीस बहुत भूखा है और तेरे भाई की बीवी प्रेग्नेंट है। ये जिन उस अनबॉर्न बच्चे की रूह को खाएगा और उसके जिस्म में अपना घर बनाएगा। अगर एक बार उसने पेट में जगह बना ली तो फिर मैं भी उसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। रफीक डर गया था, पर जलन और गुस्से से उसने वो काला धागा ले लिया। अगले दिन उसने चुपके से वो धागा सलीम और यास्मीन के कमरे के बेड के गद्दे के नीचे छुपा दिया। रफीक को लगा कि अब सलीम का कारोबार डूबेगा, पर सिफली इल्म का असर कारोबार पर नहीं, सीधा इंसान के जिस्म और रूह पर होता है। पहले 2 दिन कुछ नहीं हुआ, पर तीसरे दिन से यास्मीन का बर्ताव बदलने लगा। यास्मीन जो हमेशा फूलों जैसी महकती थी, उसके जिस्म से अचानक एक ऐसी गंदी बदबू आने लगी जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। सलीम ने नोटिस किया, पर सोचा कि प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोनल चेंजेस होंगे, पर बात बदबू तक नहीं रुकी। 5वें दिन की रात को सलीम की नींद करीब 3 बजे अचानक खुली। उसने देखा कि यास्मीन बेड पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा खुला था। सलीम उठा और उसने पूरे घर में यास्मीन को ढूंढा। जब वो किचन की तरफ गया तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किचन की लाइट बंद थी और सिर्फ फ्रिज की हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी।
यास्मीन फ्रिज के सामने जमीन पर बैठी थी। उसकी पीठ सलीम की तरफ थी और वो कुछ चबा रही थी। उसके खाने की आवाज इतनी तेज और जानवरों जैसी थी कि कच कच करके हड्डियां टूटने की आवाज पूरे किचन में गूंज रही थी। सलीम ने डरते हुए कहा, यास्मीन, तू क्या खा रही है? यास्मीन अचानक रुकी। उसकी गर्दन घूमी पर उसका जिस्म नहीं घूमा। उसकी गर्दन इतनी ज्यादा पीछे घूम गई जितनी किसी इंसान की घूम ही नहीं सकती। सलीम ने देखा कि यास्मीन के हाथ में कच्चा बकरे का मांस था जो कल रात के लिए फ्रिज में रखा था। उस कच्चे मांस को उसने पूरी तरह नोच लिया था। उसके मुंह और थोड़ी पर गाढ़ा लाल खून लगा हुआ था और खून की बूंदें उसके कपड़ों पर गिर रही थीं। पर सबसे ज्यादा खौफनाक यास्मीन का चेहरा था। उसकी आंखों में सफेदी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसकी पूरी आंखें ऐसी काली थीं जैसे उनमें कोई गहरा कुआं हो। और जब उसने सलीम को देखा तो उसका जबड़ा एक आम इंसान से दुगना नीचे तक खुल गया। एक इतना बड़ा मुंह जिसमें से कच्चे खून और सड़े हुए मांस की बदबू सलीम के चेहरे पर लगी। यास्मीन के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो दो आवाजों का मिक्सचर थी। एक यास्मीन की पतली आवाज और एक किसी भारी मर्द की खुरखुरी आवाज। उसने कहा कि यह मांस ठीक नहीं है, मुझे ताजा मांस चाहिए, मुझे तेरे पेट का मांस चाहिए। सलीम वहीं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन सलीम ने अपने छोटे भाई रफीक को बुलाया और रोते हुए सब बताया। रफीक ने जब यास्मीन को दिन की रोशनी में देखा तो उसकी अपनी रूह कांप गई। यास्मीन अब बेड पर बंधी हुई थी। उसका 5 महीने का पेट अजीब तरीके से हिल रहा था। अंदर का बच्चा नॉर्मल नहीं हिल रहा था, बल्कि पेट के अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई नुकीली चीज पेट फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही हो। यास्मीन की चमड़ी पर काले और नीले निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। रफीक को समझ आ गया कि उसने किस शैतान को आजाद कर दिया है। रफीक अंदर तक टूट गया और उसने सलीम के पैरों में गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही हाशिम बाबा से सिफली इल्म करवाया था और वो धागा बेड के नीचे रखा था। सलीम ने रफीक का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया कि अगर मेरी बीवी या बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चल उस हाशिम के पास और इस शैतान को बाहर निकलवा। दोनों भाई उसी रात हाशिम बाबा के पास गए और उसे जबरदस्ती पैसे देकर और धमकाकर घर ले आए। हाशिम जब उस घर में एंटर हुआ तो उसका घमंड और उसकी शैतानी मुस्कान गायब हो चुकी थी। हाशिम ने कमरे के दरवाजे पर कदम रखा और अचानक पीछे हट गया। उसने रफीक को देखा और घबराते हुए बोला कि तूने मुझे बताया नहीं था कि औरत प्रेग्नेंट है। खबीस ने बच्चे को खा लिया है और अब वो अनबॉर्न बच्चे के जिस्म में पूरी तरह घुस चुका है। मैं इसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मुझे ही मार डालेगा। रफीक ने हाशिम पे बंदूक तान दी और बोला कि तुझे कुछ भी करके इसे निकालना पड़ेगा, वरना तू यहीं मरेगा। हाशिम मजबूरी में कमरे के अंदर गया। यास्मीन बेड पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थीं। हाशिम ने अपनी झोली से कुछ काली चीजें निकाली और कोयले जलाकर उस पर कुछ ऐसी सामग्री डाली जिससे पूरे कमरे में एकदम घोटने वाला धुआं भर गया। हाशिम ने आयतों को उल्टा पढ़ना शुरू किया और एक काले लोहे का चाकू निकालकर यास्मीन के माथे के पास रखा। अचानक यास्मीन की आंखें खुली, वही पूरी काली आंखें, और इस बार यास्मीन का पूरा जिस्म हवा में उठ गया। यास्मीन बेड से करीब 2 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके पेट में से एक अजीब सी फाड़ने वाली आवाज आ रही थी, जैसे अंदर का बच्चा अपनी मां का पेट खुद नोच रहा हो। यास्मीन के मुंह से वो भारी और डरावनी आवाज आई और उसने हाशिम को देखा और कहा कि तू मुझे बुलाता है और फिर वापस भेजता है, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। अचानक कमरे की लाइट फ्यूज हो गई, बल्ब फूट गया और कांच के टुकड़े सब जगह गिर गए। अंधेरे में सिर्फ कोयले की लाल रोशनी थी। सलीम और रफीक कमरे के बाहर खड़े थे और डर के मारे उनके पैर जम गए थे। हाशिम ने चाकू आगे किया, लेकिन खबीस इतना ताकतवर था कि उसने यास्मीन को हवा में उछालकर सीधा हाशिम पर दे मारा। यास्मीन इतनी तेजी से हाशिम से टकराई कि वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर अंधेरे में एक ऐसी खौफनाक आवाज गूंजी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न हो जाए। कच कच कच, जैसे कोई किसी पर बेरहमी से वार कर रहा हो। हाशिम की ऐसी दर्द भरी चीख निकली कि पूरे घर की दीवारें कांप उठी। उसने चिल्लाकर कहा, बचाओ, ये मुझे बुरी तरह पकड़ रहा है। सलीम ने हिम्मत करके अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की
और जो मंजर उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। यास्मीन हाशिम की छाती पर बैठी थी। उसने अपने दोनों हाथों से हाशिम को जोर से जकड़ रखा था और पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी थी। हाशिम की गर्दन से खून बह रहा था और यास्मीन का चेहरा लाल था। खबीस ने हाशिम को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। हाशिम का जिस्म हिलाना बंद हो गया था और उसकी आंखें खुली रह गई थीं। यास्मीन धीरे धीरे उठी। उसके पेट पर खून लगा था। उसने रफीक की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रफीक की सांसें रुक सी गई थीं। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। पर तभी यास्मीन के पेट में एक जोर का झटका लगा और वो वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसका जिस्म बिल्कुल शांत हो गया, एकदम ठंडा। अगले दिन पुलिस आई, हाशिम की बॉडी देखी। सलीम और रफीक को अरेस्ट किया गया, लेकिन सबूत की कमी और उनकी दिमागी हालत को देखते हुए बाद में उन्हें बेल मिल गई। यास्मीन की मौत हार्ट अटैक डिक्लेयर कर दी गई। पोस्टमार्टम में एक ऐसी बात सामने आई जिसने डॉक्टर्स को भी गहरी सोच में डाल दिया। यास्मीन के पेट में जो बच्चा था उसकी बॉडी अनयूजुअल तरीके से डेवलप हो रही थी, जो 5 महीने की स्टेज के हिसाब से बिल्कुल आम बात नहीं थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अंदर कुछ अजीब निशान मिले जिन्हें डॉक्टर्स ठीक से समझ नहीं पाए। सिफली इल्म और काला जादू को लोग अक्सर सिर्फ कहानी समझते हैं, लेकिन अंधेरी सोच और बुरी नीयत का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। जब कोई इंसान जलन, नफरत या लालच में गलत रास्तों को चुनता है तो उसे लगता है कि सब कुछ उसके काबू में रहेगा, लेकिन अंधेरी ताकतें कभी किसी की सगी नहीं होती। वो धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर देती हैं, सबसे पहले उसी को जो उन्हें जगाता है। रफीक आज भी जिंदा है, लेकिन उस रात का असर उसके जहन से कभी नहीं गया। कहते हैं वो आज भी बस एक ही बात बार बार दोहराता है, वो वापस आएगा। इसलिए कभी भी अपनी नफरत या जलन को इतना मत बढ़ने दो कि तुम खुद अपने लिए अंधेरा चुन लो, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पहला कदम इंसान खुद रखता है, लेकिन वापस लौटना उसके बस में नहीं रहता। और जब अंधेरा तुम्हारी जिंदगी के बिल्कुल करीब आ जाता है, तब सिर्फ डर रह जाता है, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।